हिस्ट्री में अक्सर हम ओरिजिन्स को ट्रेस करते हैं थ्रू हार्ड एविडेंस एंड सॉफ्ट एविडेंस। यहाँ सॉफ्ट एविडेंस है लैंग्वेज यानी फिलॉलॉजी। ऋग्वेदा और अवेस्ता ओल्ड इरानियन टेक्स्ट के बीच में एक डीप लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी है। फॉर एग्जाम्पल, संस्कृत का वर्ड मातृ और लैटिन का मेटर या इंग्लिश का मदर, ये सब सुनने में सेम लगते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन सब लैंग्वेजेस का एक कॉमन एंसेस्टर था जिसे हम प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहते हैं। मैक्स म्यूलर ने इसी बेसिस पर थ्योरी दी कि आर्यंस ओरिजिनली सेंट्रल एशिया यानी स्टेप रीजन से आए थे और इंडिया में नॉर्थ वेस्ट पासेस के थ्रू एंटर हुए थे। ये लिंग्विस्टिक कॉग्नेट्स एक जेनेटिक रिलेशनशिप शो करते हैं बिटवीन इंडियन संस्कृत स्पीकर्स एंड यूरोपियंस। सो लैंग्वेज एक मैप की तरह एक्ट करती है जो माइग्रेशन का रूट बता रही है। अब अगर हम हार्ड एविडेंस या आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स की बात करें तो बोगास कोई इंस्क्रिप्शन टर्की 1400 बीसीई सबसे क्रिटिकल है। टर्की में वैदिक गॉड्स इंद्र, मित्र और वरुणा का मेंशन मिलना ये प्रूफ करता है कि आर्यन ट्राइब्स वेस्ट एशिया से मूव करते हुए ईस्ट की तरफ आ रहे थे। ये एक जियोग्राफिक लिंक एस्टैब्लिश करता है। इसके साथ साइंटिफिक एविडेंस देखें तो जेनेटिक मार्कर्स लाइक M17 स्टेप एंसेस्ट्री का प्रेजेंस इंडियन पॉपुलेशन में कोरिलेट करता है उस टाइम पीरियड से जब आर्यंस माइग्रेट हुए थे। एक और मेजर टेक्नोलॉजिकल डिफरेंशिएटर है हॉर्स और चैरियट। हरप्पन सिविलाइजेशन जो कि एक अर्बन कल्चर थी, वहां मैच्योर फेज में हॉर्स रिमेन्स ऑलमोस्ट एब्सेंट है। बट वैदिक टेक्स्ट में हॉर्स और स्पोक्ड व्हील चैरियट्स सेंट्रल एलिमेंट है। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि एक नई कल्चर बाहर से आई जो अपने साथ फास्ट मूविंग वॉरफेयर टेक्नोलॉजी लेकर आई थी। हरप्पा का डिक्लाइन और आर्यंस का अराइवल ये दो अलग फिनोमेना हैं और स्पोक्ड व्हील की टेक्नोलॉजी ने आर्यंस को मिलिट्री एडवांटेज दिया। तो जब हम लिंग्विस्टिक रूट ट्री को जेनेटिक डेटा और मटेरियल कल्चर चैरियट के साथ ओवरले करते हैं तो स्टेप माइग्रेशन की पिक्चर क्लियर हो जाती है। ये माइग्रेशन कोई एक दिन का इवेंट नहीं था, बल्कि वेव्स में हुआ था ओवर सेंचुरीज। अब हम समझते हैं कि जब आर्यंस इंडिया में एंटर हुए तो उनका जियोग्राफिकल अवेयरनेस कहाँ तक सीमित था। ऋग्वेदा का पूरा फोकस सप्त सिंधु रीजन पर है, यानी लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ये एरिया आज का ईस्टर्न अफगानिस्तान, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश कवर करता है। इस रीजन की ज्योग्राफी ही उनकी इकोनॉमी और कल्चर को डिफाइन कर रही थी। देखो, ऋग्वेदा में नदी स्तुति सूक्ता है जो रिवर्स को एन्यूमरेट करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें रिवर्स का सीक्वेंस ईस्ट टू वेस्ट नहीं, बल्कि अक्सर वेस्ट टू ईस्ट का एक्सपांशन दिखाता है। इंडस यानी सिंधु रिवर सबसे प्रोमिनेंट है। इसे रिवर पार एक्सीलेंस कहा गया है क्योंकि ये उनकी लाइफलाइन थी फॉर वाटर एंड पैस्टोरल नीड्स। गंगा और यमुना का मेंशन बहुत रेयर है, जो ये बताता है कि आर्यंस अभी तक डीप नॉर्थ इंडिया या ईस्टर्न प्लेन्स में पूरी तरह सेटल नहीं हुए थे। वो अभी फ्रिंज पर थे। सरस्वती रिवर को सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस दी गई है, माते तमा, देवितमा, जो आज के घग्गर हाकरा चैनल से आइडेंटिफाई की जाती है। इस रिवर का ड्राइंग अप बाद में सेटलमेंट पैटर्न्स को चेंज करेगा, बट अर्ली वैदिक टाइम में ये फ्लोइंग थी। ज्योग्राफी उनके नॉलेज को कंस्ट्रेन करती है। इसे हम जियोग्राफिकल होराइजन कहते हैं। नॉर्थ में हिमालयास यानी हिमवंत और मूजबंत पीक, जहां से सोमा प्लांट मिलता था, नोन थे। लेकिन साउथ में विंध्यास का कोई डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है। इसका मतलब है कि उनका मूवमेंट नॉर्थ इंडिया तक ही रिस्ट्रिक्टेड था। एनवायरमेंट और इकोलॉजी की बात करें तो वो समुद्र टर्म यूज करते हैं, बट स्कॉलर्स का मानना है कि ये एक्चुअल वास्ट ओशन यानी बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी नहीं था, बल्कि शायद इंडस रिवर का माउथ या ह्यूज कॉन्फ्लुएंस ऑफ वाटर्स था। उन्हें टाइगर यानी व्याघ्र का नॉलेज नहीं था क्योंकि टाइगर स्वम्पी और डेंस जंगल्स लाइक बंगाल में होता है, जहां वो अभी पहुंचे नहीं थे। इंस्टेड वो लायन यानी सिंह से फेमिलियर थे, जो ड्राई और एरिड रीजन्स लाइक पंजाब और राजस्थान में मिलता है। ये इकोलॉजिकल मार्कर्स प्रूव करते हैं कि अर्ली वैदिक आर्यंस पंजाब और सेमी एरिड जोन्स में कन्फाइंड थे। फॉग ऑफ वॉर कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई होता है। जो एरिया उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया, साउथ ऑफ विंध्यास और ईस्ट ऑफ गंगा, वो उनके लिए टेरा इनकॉग्निटा यानी अननोन लैंड था। राइस यानी व्रीहि का मेंशन ना होना भी यही कंफर्म करता है कि वो अभी वीट या बार्ले जोन में थे, राइस ग्रोइंग वेटलैंड्स में नहीं। अर्ली वैदिक पॉलिटी को समझने के लिए हमें टेरिटरी का कॉन्सेप्ट दिमाग से निकालना होगा। ये लोग नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट्स थे।
इसलिए इनकी लॉयल्टी जमीन यानी लैंड से नहीं बल्कि अपने कबीले यानी ट्राइब से थी। इस सिस्टम को हम जन सेंट्रिक पॉलिटी कहते हैं। यहाँ जनपदा यानी टेरिटोरियल स्टेट का कॉन्सेप्ट अभी एग्जिस्ट नहीं करता। सोसाइटी का स्ट्रक्चर कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह था। सबसे नीचे कुल यानी फैमिली, उसके ऊपर ग्रामा यानी विलेज और मूविंग यूनिट, फिर विस यानी क्लैन और सबसे ऊपर जना यानी ट्राइब। राजन इनका चीफ होता था, लेकिन वो आजकल का एब्सोल्यूट किंग नहीं था, वो बस फर्स्ट अमंग इक्वल्स था। उसका मेन काम था गोपा बनना यानी प्रोटेक्टर ऑफ कैटल। सिंस वेल्थ काउस थी, लैंड नहीं, तो वॉर्स भी काउस के लिए होती थी, टेरिटरी के लिए नहीं। राजन के पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। जरूरत पड़ने पर ट्राइबल मिलिशिया यानी सिविलियन सोल्जर्स ही लड़ते थे। उसके पास टैक्स कलेक्ट करने की भी पावर नहीं थी। लोग वॉलंटरली बलि यानी ट्रिब्यूट देते थे। क्योंकि राजन एब्सोल्यूट मोनार्क नहीं था, उसकी पावर पर चेक लगाने के लिए डेलिबरेटिव असेंबलीज थीं। ये असेंबलीज विधता, सभा और समिति पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग का कोर थीं। सबसे पुरानी असेंबली थी विधता। ये बहुत यूनिक थी क्योंकि इसका फंक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव था। वॉर बूटी यानी लूट का माल और रिसोर्सेज यहाँ सबके बीच शेयर किए जाते थे। और सबसे बड़ी बात, इसमें विमेन भी पार्टिसिपेट करती थीं। ये ट्राइबल एगैलिटेरियनिज्म का प्रूफ है। फिर आती है सभा, जो काउंसिल ऑफ एल्डर्स या एलीट्स थी। ये आज के राज्यसभा जैसी थी, जो जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करती थी। इनिशियली इसमें भी विमेन यानी सभावती अलाउड थीं। तीसरी बॉडी थी समिति, जो जनरल फोक असेंबली थी, लाइक अ लार्ज गैदरिंग। इसका काम सबसे क्रिटिकल था, राजन को चूज करना या अप्रूव करना। सोचो जरा, अगर राजा को इलेक्ट किया जा रहा है तो वो डिक्टेटर कैसे बन सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि अर्ली वैदिक पॉलिटी डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स होल्ड करती थीं, ऑल्दो ये ट्राइबल डेमोक्रेसी थी। गणा एक टेक्निकल या मिलिट्री गिल्ड असेंबली थी। जैसे जैसे सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होगी, ये असेंबलीज वीक होती जाएंगी और किंग पावरफुल होता जाएगा। लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में पावर शेयर्ड थी और लेजिटिमेसी इन असेंबली से आती थी, ब्रूट फोर्स से नहीं। अर्ली वैदिक सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर इगैलिटेरियन यानी समानता वाला था, लेकिन ये एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं थी। प्राइमरी डिवीजन कास्ट बेसिस पर नहीं बल्कि रेस या कलर बेसिस पर था। आर्या यानी फेयर या लाइट वर्सेस दासा या दस्यु यानी डार्क या इंडिजिनस पीपल। आर्यंस खुद को कल्चरली सुपीरियर मानते थे और दास्यूज यानी ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स को हॉस्टाइल। दास्यो हत्या यानी स्लॉटर ऑफ दास्यूज जैसे टर्म्स फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाते हैं। लेकिन आर्यंस के अंदर सोसाइटी क्लास बेस्ड थी, कास्ट बेस्ड नहीं। इनिशियली सिर्फ 3 डिविजन्स थे, ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज और वैश्याज यानी कॉमनर्स या प्रोड्यूसर्स। ये डिवीजन ऑक्यूपेशन पर बेस्ड था, बर्थ पर नहीं। एक ही फैमिली में बाप प्रीस्ट हो सकता था और बेटा वॉरियर। सोशल मोबिलिटी फ्लूइड थी, कोई भी अपना प्रोफेशन बदल सकता था। ऋग्वेदा के 10th मंडला में पुरुषा सुक्ता मिलता है, जहां पहली बार शूद्रा का मेंशन आता है और 4 वर्णास का डिवाइन ओरिजिन बताया गया है: माउथ, आर्म्स, थाइज एंड फीट ऑफ द प्राइमीवल मैन। स्कॉलर्स मानते हैं कि ये 10th मंडला एक लेट इंटरपोलेशन है, यानी इसे ऋग्वेदिक पीरियड के एंड में जोड़ा गया। इसका मतलब है कि अर्ली वैदिक सोसाइटी में रिजिड कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये बाद में डेवलप हुआ। जेंडर रिलेशंस की बात करें तो सोसाइटी पेट्रियार्कल थी। डिजायर हमेशा प्रजा यानी सन्स के लिए होती थी, ताकि वो कैटल हर्डिंग और वॉर में हेल्प कर सके। डिस्पाइट दिस, विमेन का स्टेटस रिलेटिवली हाई था। उन्हें एजुकेशन का एक्सेस था। विश्ववरा, अपाला, घोषा जैसी फीमेल सेजेस ने ऋग्वेदा के हिम्स कंपोज किए हैं। ये आज के टाइम में इमेजिन करना मुश्किल है कि विमेन सेक्रेड टेक्स्ट लिख रही थी। वो सभा और विदाथा जैसी पॉलिटिकल असेंबलीज में भी बैठती थी। चाइल्ड मैरिज का कोई एविडेंस नहीं है। मैरिज पोस्ट प्यूबर्टी यानी 16-17 ईयर्स होती थी। विडो रीमैरिज अलाउड था अगर हस्बैंड मर जाए, ताकि लिनिएज कंटिन्यू रहे। सती प्रथा और पर्दा सिस्टम बिल्कुल एब्सेंट थे। डॉटर को दुहित्र कहा जाता था, जिसका लिटरल मीनिंग है मिल्कल ऑफ काउज। ये टर्म सिग्निफाई करता है कि विमेन का इकोनॉमिक रोल क्रूशियल था। जब तक विमेन इकोनॉमिक प्रोडक्शन डेयरी में पार्टनर थीं, उनका स्टेटस हाई रहा। जैसे ही इकोनॉमी एग्रीकल्चर हैवी होगी, लेटर वैदिक विमेन का स्टेटस गिर जाएगा। इकोनॉमी किसी भी सोसाइटी का बैकबोन होती है।
ऋग्वेदिक इकोनॉमी प्योरली पैस्टोरल यानी पशुपालन थी। एग्रीकल्चर सेकेंडरी था। इनकी पूरी लाइफ काऊ के अराउंड घूमती थी। काऊ सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू यानी करेंसी थी। अमीरी जमीन से नहीं, गायों की गिनती से मापी जाती थी। इनकी लैंग्वेज देखो, गोमत उस आदमी को कहते थे जो वेल्डी है, यानी पोजेसर ऑफ काउज। गोघड़ा गेस्ट को कहते थे, जिसके लिए काउ स्ले की जाए या मिल्क ऑफर हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, वॉर के लिए वर्ड था गाविष्टी, जिसका मतलब है सर्च फॉर काउज, यानी वॉर्स लैंड कैप्चर करने के लिए नहीं, बल्कि काउज चुराने या ढूंढने के लिए होती थी। ये कैटल सेंट्रिक एटिमोलॉजी प्रूव था कि उनका मटीरियल कल्चर पैस्टोरलिज्म पर बेस्ड था। एग्रीकल्चर एग्जिस्ट तो करता था, लेकिन बहुत प्रिमिटिव स्टेज पर। सिर्फ यव यानी बार्ले का मेंशन मिलता है, जो एक हार्डी क्रॉप है और जल्दी उग जाता है। वीट, गोधुमा और राइस व्रीही का मेंशन ऋग्वेदा है नहीं है, जो अगेन प्रूव करता है कि वो अभी फर्टाइल प्लेन्स में सेटल नहीं हुए थे। टेक्नोलॉजी भी लिमिटेड थी। वुडन प्लाउ शेयर यानी फला यूज होता था। आयन यानी लोहा अभी डिस्कवर नहीं हुआ था, तो डीप प्लाउइंग पॉसिबल नहीं थी। बिना आयन के हेवी सॉइल को कल्टीवेट करना मुश्किल है, इसलिए प्रोडक्शन लिमिटेड था, जस्ट सबसिस्टेंस लेवल यानी गुजारा करने लायक। क्योंकि सरप्लस प्रोडक्शन यानी जरूरत से ज्यादा अनाज नहीं था, इसलिए कोई कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया। किंग रेगुलर टैक्स डिमांड नहीं कर सकता था, क्योंकि लोगों के पास देने के लिए एक्स्ट्रा कुछ था ही नहीं। इसलिए बलि एक वॉलंटरी ऑफरिंग थी। इकोनॉमी का पाई चार्ट देखें तो 70% पैस्टोरलिज्म, 20% एग्रीकल्चर और 10% क्राफ्ट्स था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस होती थी, क्योंकि सेमी नोमैडिक लाइफ थी। जब तक आयन प्लाव और सेटल्ड एग्रीकल्चर, जो लेटर वेदिक पीरियड में आएगा, तब तक सोसाइटी में इकोनॉमिक स्ट्रैटिफिकेशन और स्टेट फॉर्मेशन स्ट्रांग नहीं हो सकता। ये टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट ही उनकी सिंपल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का रीजन था। ऋग्वेदिक रिलीजन एसेंशियली नेचुरलिस्टिक पॉलीथीइज्म था। प्रिमिटिव इंसान नेचर की फोर्सेस, बारिश, बिजली, आग से डरता था और उन्हें समझ नहीं पाता था। इसलिए उसने उन फोर्सेस को गॉड्स बना दिया, पर्सोनिफिकेशन। मैक्स मुलर ने इस फॉर्म ऑफ वर्शिप को हेनोथीइज्म कहा है। इसका मतलब है कि जिस टाइम वो जिस गॉड की पूजा कर रहे हैं, उस वक्त वही उनके लिए सुप्रीम गॉड है, बाकी सब सेकेंडरी हो जाते हैं। ये मोनोथीइज्म यानी एक भगवान और पॉलीथीइज्म यानी बहुत भगवान के बीच की स्टेट है। डेटीज की हायरार्की में इंद्र सबसे टॉप पर थे, 250 हिम्स। वाई इंद्र? क्योंकि वो पुरंदरा, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, और वृत्रहानम, स्लेयर ऑफ ड्राउट थे। आर्यंस को वॉर जीतने और कैटल के लिए पानी चाहिए था, और इंद्र वॉर और रेन दोनों के गॉड थे। रिलीजन वही रिफ्लेक्ट करता है जो सोसाइटी की नीड होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट गॉड थे अग्नि, 200 हिम्स। अग्नि का रोल इंटरमीडिएरी यानी दूता का था। लोग डायरेक्ट गॉड तक नहीं पहुंच सकते, तो वो आग में घी या ग्रेन डालते थे, जो स्मोक बनकर ऊपर जाता था। अग्नि वॉज द कनेक्ट बिटवीन अर्थ एंड हेवन। थर्ड वॉज वरुणा, जो मॉरल ऑर्डर या लिता के गार्डियन थे। रिता का मतलब है कॉस्मिक ऑर्डर, सूरज का टाइम पे निकलना, रिवर्स का बहना। अगर कोई रिता वायलेट करता था यानी सिन, तो वरुणा उसे पनिश करते थे। मेल डोमिनेंस रिलीजन में भी विजिबल है। फीमेल डेइटीज लाइक उशस, डॉन और अदिति एग्जिस्ट करती थीं, लेकिन वो सबॉर्डिनेट थीं। ये रिफ्लेक्ट करता है कि सोसाइटी पेट्रियार्कल हो चुकी थी। सोमा गॉड ऑफ प्लांट्स थे, और सोमा जूस ड्रिंक करना रिचुअल्स का क्रूशियल पार्ट था, स्पेशली 9th मंडला। ये गॉड्स ह्यूमन फॉर्म में इमेजिन किए जाते थे, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, लेकिन रियलिटी में वो नेचर की फोर्सेस ही थे। इनका रिलीजन स्पिरिचुअल सैल्वेशन या मोक्ष के लिए नहीं था, बल्कि प्योर मटीरियल गेन्स के लिए था। बेटा चाहिए, गाय चाहिए और वॉर में जीत चाहिए। इट वॉज अ यूटिलिटेरियन रिलीजन। रिचुअल प्रैक्टिसेस का कोर सिस्टम यज्ञ यानी सैक्रिफाइस पर बेस्ड था। ऋग्वेदिक रिलीजन में मंदिर या आइडल वर्शिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। कॉन्सेप्ट चेक, समझ आया? आज का हिंदुइज्म आइडल बेस्ड है, पर तब रिलीजन ओपन एयर में यज्ञ फायर के अराउंड होता था। रिचुअल्स का गोल स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट या निर्वाणा नहीं था, बल्कि मटीरियल गेन्स था। प्रजा यानी चिल्ड्रन, पशु यानी कैटल, और लॉन्ग लाइफ। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस था।
अगर आप मंत्र सही बोलेंगे और रिचुअल सही करेंगे तो गॉड को रिजल्ट देना ही पड़ेगा। इसीलिए इसे मैजिकल पावर ऑफ द वर्ड कहा गया। मंत्र की प्रोनंसिएशन में गलती डेंजरस मानी जाती थी। रिचुअल्स दो टाइप्स के थे, डोमेस्टिक यानी गृह्य जो हर घर में हाउस होल्डर खुद कर लेता था, और ग्रैंड सैक्रिफाइसेस जो कॉम्प्लेक्स होते थे और जिनके लिए प्रोफेशनल प्रीस्ट की जरूरत पड़ती थी। यहां से प्रीस्टली क्लास का राइज शुरू होता है। रिचुअल का एक क्रिटिकल कंपोनेंट था दाना यानी गिफ्ट इकोनॉमी। यज्ञ के बाद प्रीस्ट्स को दक्षिणा दी जाती थी। आइटम्स ऑफ दाना क्या थे? काउज, गोल्ड यानी निष्का, और फीमेल स्लेव्स। क्रूशल नोट है, लैंड यानी जमीन कभी भी दाना में नहीं दी जाती थी ऋग्वेदिक पीरियड में। क्यों? क्योंकि लैंड अभी प्राइवेट प्रॉपर्टी बनी ही नहीं थी, वो पूरे ट्राइब की कॉमन प्रॉपर्टी थी। ये दाना सिस्टम वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म था। राजन वॉर में लूट कर वेल्थ लाता था, यज्ञ करवाता था और प्रीस्ट्स को गिफ्ट्स देता था। इससे वेल्थ सर्कुलेट होती थी और किसी एक हाथ में जमा नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे रिचुअल्स कॉम्प्लेक्स होते गए टुवर्ड्स लेटर वैदिक फेज, प्रीस्ट्स की मोनोपोली बढ़ने लगी। शुरुआत में प्रेयर सिंपल थी, होत्री यानी इन्वोकर मंत्र बोलता था। बाद में स्पेशलाइज्ड प्रीस्ट्स आ गए, अध्वर्यु यानी मैन्युअल एक्ट्स करने वाला, उद्गात्री यानी सिंगर। ये रिचुअलिस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी सोसाइटी को रिजिड बनाने की तरफ ले जा रही थी, जिसका फुल फॉर्म हम लेटर वैदिक एज में देखेंगे। मटीरियल कल्चर और टेक्नोलॉजी किसी भी सिविलाइजेशन की सक्सेस डिफाइन करती है। ऋग्वेद में अयास टर्म यूज हुआ है मेटल के लिए। स्कॉलर्स कंफर्म करते हैं कि ये कॉपर या ब्रॉन्ज था। कृष्ण अयस यानी ब्लैक मेटल या आयन का मेंशन ऋग्वेद में नहीं है, वो बाद में अथर्ववेद में आएगा। तो ये एक ब्रॉन्ज एज कल्चर थी। इनका सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन था स्पोक्ड व्हील वाला चैरियट या रथ। हरप्पन्स के पास सॉलिड व्हील्स थे जो भारी और स्लो थे। आर्यंस के स्पोक्ड व्हील्स लाइट और फास्ट थे, जिसने उन्हें मिलिट्री सुपीरियॉरिटी दी। वेपन्स में बोज, एरोज और ब्रॉन्ज डैगर्स यूज होते थे। सेटलमेंट पैटर्न सेमी नोमैडिक था। इनके घर वॉटल एंड डॉब यानी मिट्टी और फूस से बने होते थे। पक्की ईंटों यानी बर्न्ट ब्रिक्स का यूज बिल्कुल नहीं था। हरप्पा की तरह कोई बड़ी सिटीज या अर्बनाइजेशन नहीं थी। ये लोग ग्रामा यानी विलेज में रहते थे जो मूव कर सकता था। पॉटरी आर्कियोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए जरूरी है। ऋग्वेदिक कल्चर ओसीपी यानी ओकर कलर्ड पॉटरी से एसोसिएट की जाती है, जो कॉपर होड कल्चर के साथ ओवरलैप करती है। लेटर फेज में ये पीजीडब्ल्यू यानी पेंटेड ग्रे वेयर की तरफ ट्रांजिशन करते हैं, जो आयन एज की शुरुआत मार्क करता है। क्लोथिंग में ये वूल यानी ऊर्न यूज करते थे, क्योंकि शीप हर्डिंग कॉमन थी। कॉटन और एनिमल स्किन्स भी यूज होते थे। ओवरऑल अगर हम मटीरियल कल्चर कोलाज देखें तो ये एक रूरल, पैस्टोरल और मोबाइल कल्चर थी जो मेटल यानी ब्रॉन्ज के दम पर इंडिजिनस कल्चर्स पर हावी हो गई। इनकी सक्सेस का राज इनकी मोबिलिटी और सुपीरियर वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में था, न कि बड़ी बिल्डिंग्स या अर्बन अमेनिटीज में। आयन की एब्सेंस ने इनकी एग्रीकल्चर को लिमिट किया, जिसने इनकी पॉलिटी और सोसाइटी को सिंपल बनाए रखा। जब आयन आएगा तभी सेकंड अर्बनाइजेशन यानी महाजनपदास शुरू होगा।